नमस्कार विद्यार्थियों, हमें 11th क्लास भूगोल का लेसन महाद्वीप और महासागरों का वितरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी का अगला बिंदु है समुद्र नित्तल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये सिद्धांत 1930 में हैरी हैस नामक एक विद्वान हुए हैं। हैरी हैस, जिस तरीके से हमने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1919 में दिया था, इस सिद्धांत के तहत हमने पढ़ा कि महाद्वीपों का टूट करके विस्थापन हुआ है। पहले सारे महाद्वीप एक ही जगह पर स्थित थे, लेकिन उत्तरदायी प्रवाह बलों के कारण पैंजिया का विभाजन हुआ और ये टूट करके 7 टुकड़ों के रूप में, बड़ी प्लेटों के रूप में, कुछ छोटी प्लेटों के रूप में विखंडित हो करके और अलग अलग जगह पर जाकर के प्रतिस्थापित हो गए। इसी व्याख्या को समुचित और स्पष्ट करने के लिए दूसरे विद्वान हैं हैरी हैस। इन्होंने भी विश्व के समक्ष एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है समुद्रों के, कि जैसे वेगनर ने कहा कि ऐसा हुआ है, बहुत से विद्वान जन सहमत हुए, कुछ असहमत थे। उन लोगों को सहमत करवाने के लिए वर्तमान समय में भी किस प्रकार से समुद्रों का नित्तल, नीचे का तल जिसे हम पैंदा कहते हैं, वो आज भी फैल रहा है, इसको लेकर के और हैरी हैस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसको समुद्र नित्तल प्रसरण सिद्धांत के नाम से जाना जा रहा है। हैरी हैस ने अपने सिद्धांत में ये बताया है कि जिस प्रकार से समुद्र ये महाद्वीप फैल करके गए, ठीक उसी प्रकार से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच की जो तली थी, जो वैसिन थे, गहरे भाग थे, जहां से महाद्वीपीय सीमा अलग हुई है, उसके नीचे का जो हिस्सा अलग हुए भाग का हिस्सा जो गहरा था, जिसमें जल भरने से पैंथालासा के समुद्र का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। ये कैसे हुआ, इसको लेकर के और हैरी हैस ने महासागरीय या समुद्र नित्तल प्रसरण सिद्धांत की व्याख्या की है। इस सिद्धांत में इन्होंने समझाया है कि समुद्र या महासागरों की जो तली है वो आज भी फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। इसकी जानकारी वर्तमान समय के जो विद्वान जन हैं उन्होंने भी प्राप्त की है कि एक तट से दूसरे तट के मध्य की जो लंबाई थी, चौड़ाई थी या दूरी थी, उसमें विस्तार हुआ है, वो चौड़ी हुई है, जो इस बात को स्पष्ट कर रही है कि समुद्रों का नित्तल यानी पैंदा या फ्लोर अभी भी फैल रही है। इसको हम
इस आधार पे समझ सकते हैं कि एक ये बड़ी आकार की कोई ईंट नुमा एक प्लेट है जो एक है, लेकिन इन्हीं प्रभाव बलों की वजह से इसके अंतर्गत यहाँ से एक चटकन या दरार पड़ जाती है। जैसे दरार पड़ती है तो इस दरार के माध्यम से बाहर आने वाली जो ऊर्जा होती है वो इस दरार को चौड़ा करने का कार्य करती है और धीरे धीरे इसमें बड़ा गैप हो जाता है। ये गैप किस आधार पर हो रहा है? क्योंकि इधर वाली टूटी हुई प्लेट का विस्तार अपने दाईं ओर हो रहा है और इसका विस्तार बाईं ओर हो रहा है। धीरे धीरे ये चौड़ी होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। जो ये दरार इनके बीच का स्थान या गैप या रिक्त स्थान बहुत छोटा था, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत ये इतना चौड़ा होता चला गया। इसमें विस्तार हो रहा है, ये फैलाव हो रहा है और इसी के अंतर्गत जल भरने से इसी को नाम दिया गया है सागर नित्तल। सागर नित्तल, सी फ्लोर, समुद्र का पैंदा, इसका विस्तार हो रहा है। ऐसा किसी एक समुद्र या एक महासागर में नहीं, बल्कि सभी महासागरों के अंतर्गत देखा जा रहा है या देखा गया है। इस सिद्धांत के तहत इन्होंने एक प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने इस प्रकार का एक आर्च या चाप यहां से, इसका जुड़ाव मैग्मा चैम्बर से है। मैग्मा चैम्बर है ये यहां पर, और ये वाला एक बड़ा जो हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है मेंटल प्रावार क्षेत्र, जिसका अध्ययन हमने परतों के रूप में किया था कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो, ये मेंटल के नीचे या मैग्मा चैम्बर है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और गैसों के कारण ये मैग्मा चैम्बर जो है एक उबली हुई भट्टी के रूप में होता है, जिसके यहाँ पर जो मैग्मा होता है उसका टेम्परेचर बहुत उच्च होता है। ये मैग्मा इस दरार के माध्यम से बाहर निकलने की चेष्टा करता है। जहाँ से इसे रास्ता मिलता है उसमें से ये बाहर निकलने की चेष्टा करता है। जब ये यहाँ से इस रास्ते से बाहर निकलेगा तो घर्षण के माध्यम से इस नली को, इस रास्ते को चौड़ा करने का कार्य करता है। यहाँ से निकला हुआ मैग्मा इस दरार में आकर के यहाँ पर जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एक तली का निर्माण हो जाता है। कुछ समय बाद में फिर से ये क्रिया दोबारा दोहराई जाती है। मैग्मा चैम्बर से फिर से मैग्मा बाहर निकल करके आता है। पहले से जमा इस मैग्मा को दाएं और बाएं धकेलने का कार्य करता है। ये मैग्मा लावा के रूप में यहाँ आकर के जमा होता है। जो पहले ये तली यहाँ तक थी, अब दोनों ओर से इसका विस्तार हो जाता है। किसका हो जाता है? इसका, ये नई तली का निर्माण हो जाता है। इधर वाली थी, इसको है जो इन्होंने अपने बाईं ओर दबा करके, फैला करके और इसको दूर धकेल दिया। इसको दाईं ओर धकेलने का कार्य करता है। यहां ये वाला जो भूभाग है जहां पर लावा आकर के जमा हो रहा है, इसको अपसरण सीमा क्षेत्र कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का अपसरण हो रहा है, फैलाव हो रहा है, बीच की जो जगह थी वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस आधार पर इसका अपसरण हो रहा है। ये क्रिया लगातार दोहराई जाती है, इसका अपसरण होता रहता है। दूसरी ओर दाएं और बाईं ओर खिसकने वाली जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें एक सीमा तक, क्योंकि हर एक पदार्थ के अंतर्गत प्रसार की और संकुचन की अपनी एक सीमा होती है, उसकी एक विशेषता होती है। कुछ पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में संकुचित हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें सिकुड़न हो सकती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सिकुड़न की क्षमता कम पाई जाती है, जितना उनको हम सिकुड़न देंगे उतना वो टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ पदार्थ जिनकी अपसरण, फैलाव की या प्रत्यास्थता की सीमा ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ठीक चट्टानों की भी ऐसी एक विशेषता होती है। कुछ चट्टानें ऐसे होती हैं जो ताप पा करके, दबाव पा करके बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा प्रसार हो जाता है उनके अंतर्गत। तो ऐसे ही जब एक सीमा तक इनके अंदर प्रसार होता रहेगा, लेकिन उनकी एक प्रसार की निश्चित सीमा होती है, एक सीमा पर जाकर के उनका जो प्रसार है, फैलाव है, वो रुक जाता है। और वहाँ पर ये, क्योंकि उनसे आगे की ओर फैल नहीं पाती हैं, तो इनके साथ में दूसरी क्रिया होती है अधस्थल की। अधस्थल से तात्पर्य है नीचे की ओर धंसना, धसाव होना इन प्लेटों का गहराई की ओर, क्योंकि सामने की ओर उनका फैलाव होगा नहीं, तो वो झुक करके नीचे का जो भाग होता है उसमें धंसने का प्रयास करती हैं, नीचे घुसने का प्रयास करती हैं। इस तरीके से इनके अंतर्गत धसाव की प्रक्रिया होती है, क्योंकि पीछे से मध्यवर्ती भाग है उसके अंदर प्रसार हो रहा है, दोनों ओर से इनका प्रसार एक सीमा तक जाकर के रुक जाता है, जबकि पीछे का दबाव उतना ही बढ़ता जा रहा लगातार। अब यहाँ पर ये जो प्लेट जो सबसे पहले या इसके लावा के रूप में जमा हुई थी, वो जमीन में नीचे की ओर धंसने लग जाती है। जैसे जैसे पीछे से दबाव बढ़ता जाएगा, तो उस कीले की तरह, उस खूंटे की तरह जो ऊपर से चोट मारने से जमीन के अंदर धंसता है, गहराई की ओर धंसता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये मैग्मा की जो सीट है, एक चादर होती हैं, ये भी जमीन में गहराई की ओर धंसती चली जाती हैं, क्योंकि पीछे से नई बनने वाली प्लेट का इनके ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, तो ये अत्यधिक गहराई के अंतर्गत चली जाती हैं। गहराई बढ़ने के साथ हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। इतने अधिक ताप को ये सीट या ये प्लेटें सहन नहीं कर पाती हैं कि अपनी ठोस अवस्था ये धारण करके रखें। बढ़ती गहराई, बढ़ते तापमान के कारण ये प्लेटें या ये चट्टानें अधिक गहराई में जा कर के वापस पिघल करके इनका वापस मैग्मा बन जाता है, वापस मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये क्रिया दोनों ओर से दोहराई जाती है। यही मैग्मा वापस इस मैग्मा चैम्बर में एकत्रित हो जाता है आकर के दोनों ओर से। मैग्मा चैम्बर में से फिर से ये वापस बाहर की ओर निकलता है। मैग्मा से ये लावा के रूप में वापस आकर के समुद्रों के नित्तल में जमा होता है। ये क्रिया लगातार दोहराई जाती रहती है, अर्थात इससे नवीन तली का निर्माण होता है। पुरानी तली है वो वापस गहराई में चली जाती है, समुद्रों में नीचे दब जाती है। उसके स्थान पर अंदर से ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला जो मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आकर के जमा हो जाता है और एक नई परपटी का निर्माण कर देता है।
तो इस आधार पर समुद्रों का जो पैंदा है वो लगातार चौड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इसका लगातार मापन विद्वानों ने किया है कि समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर के मध्य की जो लंबाई है उस लंबाई में विस्तार देखने को मिला है। इससे ये प्रमाणित हुआ है कि समुद्रों का जो पैंदा है या नित्तल है वो चौड़ा हो रहा, बढ़ रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि वैगनर ने जो महाद्वीपों के विस्थापन की बात कही थी उस बात को प्रमाणित किया है हैरी हेस ने इस सिद्धांत के तहत। तो इस आधार पर हमने महाद्वीपों के और महासागरों के फैलाव के दो सिद्धांत जो थे उनका अध्ययन किया है। इसी कड़ी में हम आगे प्लेटों की सीमा और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत जो वर्तमान समय का सर्वव्यापक सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे।